हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लिटरेचर चैनल पर। योर डेस्टिनेशन फॉर मास्टरिंग इंग्लिश लिटरेचर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14th सेंचुरी यानी कि चौसर एज से रिलेटेड जितने भी माइनर ऑथर्स हैं उनके जितने भी वर्क्स हैं, लाइक जॉन वाइक्लिफ हो गया, सर जॉन मैंडिवले हो गया, विलियम लैंगलैंड हो गया, ठीक है, जॉन वाइक्लिफ हो गया। तो उनसे रिलेटेड हम 35 एग्जाम विनिंग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उनके वर्क्स हैं लाइक वॉक्स क्लेमेंटिस, कन्फेसियो मेंटिस, पियर्स फ्लोमैन हो गए। तो उनको आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पिछली वीडियो मैंने चौसर और उसके जो मेजर और माइनर वर्क्स हैं उससे रिलेटेड कवर कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये हमारा चौसर एज का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम 15th सेंचुरी की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लिटरेचर को, तो ज़रूर एक बार जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसी तरह के वीडियोस रोज़ाना पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपकमिंग जो न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके फ़ोन पर मिले। तो बिना वक्त गुजारे शुरू करते हैं आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। हु इज़ द ऑथर ऑफ पियर्स प्लोमैन? तो ये जो वर्क है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं इससे क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो लिखा है विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड के बारे में जो जानकारी है थोड़ी सी कम है। एंड ही वॉज प्रोबेबली बॉर्न नियर मालवर्न इन वर्सेस्टरशायर, ठीक है, इंग्लैंड में, ठीक है। ही वॉज द सन ऑफ पुअर फ्री मैन एंड हिज अर्ली लाइफ लिव्ड इन द फील्ड्स एज ए शेफर्ड, ठीक है। फिर वो लंदन चला गया था अपने वाइफ और बच्चों के साथ कि भाई अपनी लिविंग्स को चलाने के लिए, ठीक है। कुछ इस तरह से है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको इसकी जो लाइफ है वो पूरी लिखनी पड़ेगी। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है वो याद रखने होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने, हु इज़ द ऑथर ऑफ पियर्स एंड प्लोमैन। तो वो था विलियम लैंगलैंड। और पियर्स और प्लोमैन जो है लिखी गई थी 1360 और 1380 के अराउंड, ठीक है। ये आपने याद रखना है। आगे हम पियर्स और प्लोमैन की बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन में डिटेल में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच पोइम बाय विलियम लैंगलैंड इज एन एलिगोरिकल विजन ऑफ ए क्रिश्चियन लाइफ? सो वो है पियर्स प्लोमैन, जो कि एक एलिगोरिकल विजन है। एलिगोरिकल मतलब एक स्टोरी है, उसके अंदर एक हिडन मीनिंग है। और विजन होता है सपना, सपने की तरह, ड्रीम विजन की एक तरह के यॉनरा है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और पियर्स ऑन प्लोमैन की बात करते हैं तो ये लिखी तो 1360 टू 1380 के अराउंड लिखी गई है। और इसको एलिटरेटिव वर्ड्स में कंपोज किया गया है। एंड को इसको सेक्शंस में भी डिवाइड किया गया है, जिनको पासिस कहा जाता है, PASUS, ठीक है। और इसमें कम से कम 2000 लाइन्स हैं। इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। एंड इसमें जो है जो विलियम लैंगलैंड है वो अपने 14th सेंचुरी के जो मैनर्स हैं, लाइफ हैं, उससे रिलेटेड पिक्चर को इसमें क्रिटिसाइज किया है। एंड इट इज़ अ सैटायर ऑन रिलीजियस अब्यूसेस प्रैक्टिसाइज्ड बाय द क्लर्जी, ठीक है। एंड वी गेट सिंपैथेटिक पिक्चर ऑफ पेजेंट्स लाइफ इन 14th सेंचुरी, ठीक है। पियर्स एंड प्लोमैन जो है, द पोएम इज traditionally attributed to Langland, and but it is now known to be the work of several different writers. It first appeared in 1362 as a poem of 1800 lines, and this may have been Langland's work. And in the next 30 years, during the desperate social condition which led to Tyler's rebellion, it was repeatedly revised and enlarged by different hands till it reached its final form of about 15,000 lines, okay, which is important to note। 15,000 लाइन्स है। इसका ओरिजिनल जो फॉर्म है जो कि डिफरेंट राइटर्स के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। एंड द पोएम एज वी रीड इट नाउ, इट दो डिस्टिंक्ट पार्ट है इसके, ठीक है। द फर्स्ट कंटेनिंग द विजन ऑफ वियर्स, द सेकंड में इसमें क्या है, सीरीज ऑफ विजन्स। जैसे कि आपके पास हो गए जिनको कहा जाता है द सर्च फॉर डो बेट डो बेस्ट, डो DOWE, ये आप नोट कर लीजिएगा। एंड DOWB, DOBET, DO बेस्ट, ठीक है। ये जो कुछ विजन्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, इसका मतलब होता है डू वेल बेटर बेस्ट, ठीक है। एंड द एंटायर पोएम इज इन स्ट्रांगली एक्सेंटेड है, एलिटरेटिव लाइंस की है, समथिंग लाइक बीओवुल्फ की तरह, कुछ इस तरह की, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, ये आपने याद रखना है। और इट डिपिक्ट्स, इट इज द डिपिक्शन ऑफ ए सीरीज ऑफ ड्रीम विजन्स वेयर द नरेटर्स विल सीक ट्रूथ एंड सॉल्यूशन। इसके समरी आप जरूर पढ़ लेना, ताकि आपको एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इज द ऑथर ऑफ कन्फेसियो एमेंटिस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
कन्फेशियो जो अमांथिस है, ये जॉन गॉवर का वर्क है, जो कि कंटेम्परेरी और चौसर के फ्रेंड थे, चौसर के कंटेम्परेरी और उनके फ्रेंड्स थे, ठीक है। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी हिज राइवल इन इंग्लिश एलोक्वेंस, रिचनेस इन स्टाइल एंड नैरेटिव आर्टिस्ट्री, ठीक है। पहला जो इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है, कन्फेशियो अमांथिस, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है और 30,000 इसमें लाइन्स है। पोइम एलिगोरिकल है, पॉपुलर वर्क है उनका, जो कि 1390 के अराउंड लिखा गया था। एंड द मेन थीम ऑफ दिस वर्क इज द नेचर ऑफ द लव, ठीक है। 100 स्टोरीज कंसिस्टेड इन ऑक्टासिलेबिकल कपलेट्स। ये मैंने इसके रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दिया, फैक्ट्स दे दिए हैं, जो कि आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जॉन गॉवर का ये वर्क है, इसकी समरी भी आपने ज़रूर पढ़ लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4, विच लैंग्वेज डिड जॉन गॉवर यूज़ इन कन्फेशियो अमांथिस? तो वो थी मिडल इंग्लिश, ठीक है। ये आपने याद रखना है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्क ऑफ जॉन गॉवर इज रिटन इन लैटिन? लैटिन में कौन सा वर्क लिखा गया? वॉक्स क्लेमेंटिस, ठीक है। वॉक्स क्लेमेंटिस जो है प्लीजेंटरी वर्ड से इंस्पायर्ड है, ये एग्जाम से पूछा भी जा चुका है। 1381 में जो वर्क है, 1381 में जो प्लेजेंट रिवोल्ट हुआ था, लेड बाय वॉर टेलर, ठीक है। तो उससे इंस्पायर्ड है ये वर्क, ठीक है। इट एड्रेसेस प्राइमरली टू किंग रिचार्ड टू, अर्जिंग हिम टू रिफॉर्म हिज रूल्स एंड सोसाइटल इवल्स ऑफ द पीरियड। इंपॉर्टेंट टू नोट, सो यू शुड टू नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु रोट वॉक्स क्लेमेंटिस अ पोएम डिस्क्राइबिंग द प्लेजेंट रिवोल्ट? तो मैंने बता दिया है, जॉन गॉवर का ये एक वर्क है। क्वेश्चन नंबर 7, विच 14th सेंचुरी पोइट रोट द पर्ल? पर्ल एक तरह की पोएम है, ठीक है, और इसको लिखा गया है अनोनिमस पोइट के द्वारा। इसका अननोन पोइट है, ठीक है। द पर्ल पोइट भी उसको कहते हैं, गैवियन पोइट भी उसको कहते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट टू नोट, ठीक है। इन दिस पोइम नरेटर्स मोर्न्स ओवर द लॉस ऑफ हिज यंग डॉटर, यानी कि एक तरह का ड्रीम विजन ही है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द ऑथर ऑफ सर गैवियन एंड द ग्रीन नाइट? तो ये भी जो है इसी के वो एक वर्क है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9, विच एनोनिमस मिडल इंग्लिश पोएम नरेट्स अ ड्रीम विजन ऑफ लॉस्ट डॉटर? तो मैंने बोल दिया द पर्ल, जो वर्क लिखा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, which 14th century prose work by John Wycliffe is translation of Bible? तो ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल जो है वाइक्लिफ ने की थी, और उसे जो है वाइक्लिफ्स की बाइबल भी कहा जाता है। 1382 के अराउंड इन्होंने ट्रांसलेट की थी। एंड इससे क्या हुआ? दिस मेड बाइबल एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल्स, ठीक है। ये आपने याद करना है, इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज कंसिडर द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेफॉर्मेशन? मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है? जॉन वाइक्लिफ को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है अपने जो जितने भी जो वर्क्स हैं उसमें जो है जैसे चर्च से करप्शन से रिलेटेड बातें उन्होंने उसमें लिखी हैं, ठीक है। जितने भी जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं उन्होंने उसमें डिपिक्ट किए हैं, तो ठीक है, इसीलिए ही उन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच 14th सेंचुरी राइटर इन्फ्लुएंस द लोलार्ड लोलार्ड मूवमेंट? तो वो थे जॉन वाइक्लिफ। लोलार्ड जो मूवमेंट है, वो लोलार्ड्स बेसिकली थे जो है वो वाइक्लिफ्स के फॉलोअर्स थे, और ये जो मूवमेंट था, लोलार्ड मूवमेंट था, ये 14th सेंचुरी के अराउंड शुरू हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या था कि भाई इन्होंने क्या करना था, रिजेक्शन ऑफ सर्टेन चर्च डॉक्ट्राइन्स, ठीक है। जैसे थे ट्रांस अपस्टैंडेशन, ठीक है। जो ट्रांस अपस्टैंडिएशन जो था, उस बिलीफ उसका जो एक बिलीफ था, ब्रेड एंड वाइन बिकम क्राइस्ट बॉडी एंड ब्लड, ठीक है। और दूसरा था वेनरेशन ऑफ सेंट रिलीजियस, ठीक है। जो वेनरेशन थे सेंट्स ऑफ रिलीजियस के जो एक डॉक्ट्राइन था, और जो ट्रांसअब्सटेंटिएशन, जो दो डॉक्ट्राइन्स थे, ये इनको पूरी तरह से ख़त्म करना था, यानी कि इसको ऑपोजिशन कर रहे थे, रिजेक्शन कर रहे थे, ठीक है। तो बाद में इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स भी की, ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हावी थे कि भी उन्होंने ट्रांसलेशन करनी थी बाइबल की, ताकि बाइबल जो है कॉमन पीपल्स को भी समझ आ सके, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपने नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट है, हु रोड द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन वेंडिवले? तो सर जॉन वेंडिवले ने खुद ये जो है वर्क लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन वेंडिवले अबाउट? तो ये जो वर्क है वो एक फिक्शनल ट्रेवलॉग है, डिस्क्राइबिंग डिस्टेंट लैंड्स को इसमें डिस्क्राइब किया जाता है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट है,
विच 14th सेंचुरी पोइट इज फेमस फॉर ब्रुट अ क्रॉनिकल ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री, तो वो था लेमन। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट टू नोट है, इन्हें साथ साथ नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन है विच वर्क नरेट्स द लेजेंडरी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इंक्लूडिंग किंग आर्थर। किंग आर्थर और ब्रिटेन के बारे में जो हिस्ट्री है तो उसको किसने नरेट किया है, तो वह है लेमन। लेमन्स के वर्क ब्रुट, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच इंग्लिश राइटर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय दांते एंड बेकाशियो। बेकाशियो एंड दांते जो है बेसिकली जो है ये इटालियन पोएट थे, फिलोसफर थे, पॉलिटिशियन थे। और दांते के जो वर्क है डिवाइन कॉमेडी आपने पढ़ा होगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इनको फादर ऑफ द इटालियन लैंग्वेज भी कहा जाता है। और जो बकेशियो हैं उनको जो है पेनर ऑफ प्रोज फिक्शन भी कहा जाता है। और इनके जो जितने भी जो वर्क्स थे वो जॉफरी चौसर से जॉफरी चौफर को इनके वर्क ने इन्फ्लुएंस किया था। इनके वर्क जॉफरी चौसर के जितने भी जो वर्क्स थे वो जो है दांते और बकेशियो के वर्क्स से इन्फ्लुएंस्ड थे, ठीक है, ये आपने याद रखना। कैसे इन्फ्लुएंस थे, उनकी जो थीम्स थी वो उन्होंने चौसर ने अपने वर्क्स में भी अडेप्ट की थी, कुछ स्टाइल फॉर्म्स इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच इटालियन पोइट्स वर्क इन्फ्लुएंस जॉन कार्वर। इटालियन पोइट थे, दांते बोल दिया मैंने, एलिग्री, दांते एलिग्री इनका फुल नेम है। तो उन्होंने इनकी जो वर्क्स थे वो जॉन कार्वर के वर्क्स को भी इन्फ्लुएंस किया था, उनकी जो थीम्स वगैरह थी वो भी उसमें उन्होंने ली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हु रोट डी कंसोलेशन फिलोसफी विच इन्फ्लुएंस्ड चौसर, ठीक है। द फिलोसफी ऑफ कंसोलेशन जो कि बोइथियस ने लिखी है, बोइथियस ने लिखी है, ठीक है। तो इसने जो है चौसर के वर्क्स को इन्फ्लुएंस किया था, ठीक है। और जो बात करते हैं दी कंसोलेशन फिलोसफी की, ये 16th सेंचुरी में लिखी गई है, जब जो है ये जो बोइथियस थे वे जेल में थे, इम्प्रिजन्ड थे, ठीक है। एंड दिस फिलोसफिकल वर्क इज रिटन इन लैटिन प्रोज एंड वर्क्स, ठीक है। इसमें जो है थीम्स जो है फेट एंड फॉर्चून रिलेटेड है। और चौसर के जो वर्क्स हैं उसमें भी कुछ वर्क्स उन्होंने लिखे हैं जिसमें जैसे कैंटरबरी टेल्स के हम नाइट्स टेल वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें भी जो है फॉर्चून फेट से रिलेटेड जो है आपको थीम्स देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, विच वर्क ऑफ चौसर वाज इंस्पायर्ड बाय बोइथस। तो वो था चौसर ने एक वर्क लिखा था बोइसी, ठीक है। ये जो है चौसर का ट्रांसलेशन है ऑफ द कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी, ठीक है। वेरी फेमस तो नहीं है, इसे आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, हु रोट रोमन डी लारोस। आपको पता है चौसर ने लिखा है, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिया था। विच इन्फ्लुएंस्ड चौसर, ठीक है। चौसर ने जो है रोमन डी लारोस लिया था, जो कि ओरिजिनल वर्क था रिमोंट ऑफ द रोज, जो जिसको लिखा था विलियम जी लॉरिस एंड जीन डी मियन ने, ठीक है। इनका वर्क था वो ओरिजिनली, फ्रेंच से उन्होंने फिर चौसर ने लिया और उसको रोमन डी लारोस वर्क्स बना दिया था, ठीक है। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, विच लिटरेरी फॉर्म वाज मोस्ट पॉपुलर इन चौसर एज। तो वो थी एलिगोरिकल पोइट्री, हिडन मीनिंग वाला मैंने बता दिया है आपको। तो उस तरह की जो पोइट्रीज थी वो उस टाइम पर काफ़ी प्रिविलाइज्ड थी, ठीक है। 23, हु इज़ द ऑथर ऑफ कर्सर मुंडी अ रिलीजियस पोएम ऑफ द 14th सेंचुरी। ये जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप इसे याद रख सकते हैं। रिलीजियस पोएम थी 13-14 सेंचुरी के अराउंड, ठीक है। तो इसका जो ऑथर है वो जो है पूरी तरह से अनोनिमस है, जो कि अननोन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, विच 14th सेंचुरी रिलीजियस टेक्स्ट वाज वाइडली रीड इन मिडल इंग्लैंड। जो एक रिलीजियस टेक्स्ट थी जो कि बहुत ही फेमस हुई थी उस टाइम पीरियड पे, मिडल इंग्लिश में लिखी भी गई थी और उसे पढ़ा भी जाता था, वो था बाइबल, वाइक्लिफ की। जब जो है उन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन किया था तो वो कॉमन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई थी, क्योंकि ओरिजिनल जो है फ्रेंच में लिखी गई थी, लेकिन जब इन्होंने ट्रांसलेट करके उसे उस डायलेक्ट में लाया जिस डायलेक्ट में उस टाइम पे लोग रहते थे, उस टाइम पीरियड पे भाषा बोलते थे, तो उस टाइम पीरियड पे इस बुक को काफ़ी ज़्यादा पढ़ा जाता था, बाइबल को काफ़ी ज़्यादा पढ़ा जाता था वाइक्लिफ की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हु रोट द सीज ऑफ थीबस अ कंटिन्यूएशन ऑफ चौसर्स द कैंटरबरी टेल। द सीज ऑफ थीबस एक वर्क कैंटरबरी का ही कैंटरबरी टेल्स को ही कंटिन्यूशन वर्क था, ठीक है, जो कि लिखा गया था जॉन लिडगेट के द्वारा। ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। और इट इज़ बेस्ड ऑन क्लासिकल एंड मेडिवल रिसोर्सेज पे। और लिडगेट की बात करता हूँ तो ये इंग्लैंड के थे, बिकम मॉन्क एट बरी सेंट एडमंड्स एबे में, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और चौसर के ये एक फॉलोवर थे, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच 14th सेंचुरी पोइट रोट द ट्रॉय। ट्रॉय बुक, ये जो ट्रॉय जहाँ पे देखिए मतलब ट्रोजन वॉर से रिलेटेड है।
वो लिखा था जॉन लिडगेट ने, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, हु रोट द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसिडे, अ कंटिन्यूएशन ऑफ चॉसर्स ट्रोइलस एंड क्रिसिडे। ट्रोइलस क्रिसिडे हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है, ठीक है। इसका कंटिन्यूस वर्जन किसने लिखा था? रॉबर्ट हेनरिसन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करने के लिए। एक तरह के स्कॉटिश पोइट थे, लेट 15th सेंचुरी के, ठीक है। इट एक्सप्लोर्स fate of Criside after she betrays Troilus and abandoned by Diomede. Diomede, who was Diomede? Diomede जब जो है ट्रोइलस क्रिसिडे में हमने पढ़ा था कि जो है जो जो क्रिसिडे थी उसको वो जो क्या करती है, वो धोखा करती है किसके साथ? ट्रोइलस के साथ। वो कहीं दूसरी जगह में चला जाती है, ठीक है। वहाँ पे उस वो क्या करती है, किसी और के प्यार में पड़ जाती है और ट्रोइलस को अकेला छोड़ देती है और ट्रोजन वॉर में वो मर जाता है, ठीक है। बाद में उसी को ही डोमेडी एक आदमी होता है जिससे उसको वहाँ पे प्यार हुआ था, तो उसको भी वो छोड़ देता है, ठीक है। वही स्टोरी जो है इसमें है, टेस्टामेंट ऑफ क्रिसिडे में रॉबर्ट हेनरिसन ने बताई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, विच स्कॉटिश पोइट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय चॉसर्स वर्क। चॉसर का फॉलोअर कौन था? रॉबर्ट हेनरिसन, मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्वेश्चन नंबर 29, विच वर्क इज अ कलेक्शन ऑफ सेंट्स लीव्स रिटन इन मिडल इंग्लैंड इंग्लिश, सॉरी। तो वो वर्क है द साउथ इंग्लिश लेजेंडरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वर्क के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि ये जो वर्क है उसको लिखा गया था मिडल इंग्लिश में। लैटिन में इसको नहीं लिखा गया था, क्यों? ताकि क्योंकि उस टाइम पे जो ऑडियंस थी वो मिडल इंग्लिश बोलती थी, ठीक है। लैटिन लिखा होता था तो वो पूरे जो कॉमन्स के लिए एक्सेसिबल नहीं हो पाती थी, ठीक है। इसमें क्या है, स्टोरीज ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स है, बिब्लिकल इवेंट्स को बताया गया, मॉरल टीचिंग्स इसमें दी गई है, ठीक है। ये आपने याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच 14th सेंचुरी वर्क इज फेमस अलिटरेटिव पोइम ऑन द फॉल ऑफ ट्रॉय। ट्रॉय की बात करें, ट्रोजन के लिए अलिटरेटिव मॉर्टे अर्थर, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज इट इज। 31st क्वेश्चन, हु रोट द ब्रूस, अ नरेटिव पोइम अबाउट रॉबर्ट द ब्रूस। तो वो लिखी है जॉन बॉबन ने, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32, विच 14th सेंचुरी वर्क विच 14th सेंचुरी वर्क सेलिब्रेट स्कॉटलैंड फ्रीडम स्ट्रगल। तो वो था जॉन बाबर्स के व्यूज, ठीक है। जो इन्होंने वर्क लिखा था व्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। ये जो 14th सेंचुरी का वर्क था दैट सेलिब्रेट्स स्कॉटलैंड फ्रीडम स्ट्रगल, वो था द ब्रूस, ठीक है। और जॉन जो बाबर्स थे उनको नेशनल पोएट भी कहा जाता है स्कॉटलैंड का, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहे, याद रखना है। और ब्रूस जो है एक पैट्रियोटिक पोइम पोइम है, एपिक पोइम है, ठीक है। ब्रूस डील्स विद द स्ट्रगल ऑफ स्कॉटलैंड फॉर फ्रीडम फ्रॉम 1286 टिल द डेथ ऑफ ब्रूस, ठीक है। फ्रीडम के लिए लड़ा था स्कॉटलैंड की, ठीक है। ऑल इवेंट्स राउंड मेन हीरो ब्रूस इस पोएम है, ठीक है। एंड पोएम इज फुल ऑफ नेशनल सॉन्ग्स एंड पोएम इज अबाउट 13,000 लाइन्स एंड डिवाइडेड इनटू 14 बुक्स, ओके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो ब्रूस था वो फाइट्स करता है इस पोएम में ब्रेवली एट द बैटल ऑफ, एक बैटल है बेनअप बर्न, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बेनअप बर्न में हुई थी। एंड गॉट फ्रीडम फॉर स्कॉटलैंड फ्रॉम एडवर्ड थ्री, उस टाइम पीरियड पे एडवर्ड थ्री था, ठीक है। ये आपने याद रखना है। थोड़ा सा मैंने इसके बारे में आपको डिटेल ही दे दी है, तो ये आपने याद रखना है और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 33, विच इंग्लिश पोइट वाज नोन एज द मॉरल गॉवर बाय चॉसर। मॉरल गॉवर किस पोइट को कहा जाता था? वो था जॉन गॉवर। जॉन गॉवर को ही मॉरल गॉवर कहा जाता था, क्यों? क्योंकि इसके जो वर्क्स है वो मॉरलिस्टिक जो है एंड डिडक्टिव पर्पज वाले वर्क्स उसने दिए हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें मॉरल गॉवर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, विच फ्रेंच राइटर्स रो वर्क ली 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 रोमन डी ट्रॉय इन्फ्लुएंस चॉसर ट्रॉयलस एंड क्रिसिड। तो वो था पिनॉइट डी सेंटी मोराई, ठीक है। इफ ये जो 12th सेंचुरी के फ्रेंच पोइट थे एंड दिस उनका जो वर्क है ली रोमन डी ट्रॉय, इट रिटेल्स द ट्रोजन वॉर बेस्ड ऑन लेट एंटिक लैटिन रिसोर्सेज पर, ठीक है। ये आपने याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, विच genre was most prominent in 14th century English literature। कौन सा था? वो थी रोमांस, ठीक है। और जो एलिगरी, एलिगरी हमने बता दी क्योंकि सारे जो वर्क्स थे एलिगरिकली वर्क्स उस टाइम पीरियड पे थे, तो ये भी आपने नोट डाउन कर लेते हैं कि कौन से जो वो genre था वो प्रोमिनेंट था, वो था रोमांस एंड एलिगरी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने बात कर दी है 14th सेंचुरी से रिलेटेड माइनर ऑथर्स एंड पोइट्स से रिलेटेड 35 एग्जाम विनिंग क्वेश्चंस के बारे में।
अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने 2 फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो से मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियोज़ के साथ हमारा जो 14th सेंचुरी है वो पूरी तरह से कवर हो जाता है, ठीक है? अगला जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट एज से रिलेटेड होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स।